सुप्रभातम। मैं हूँ चंद्रहास मिश्र और आज 10वीं कक्षा के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का पाठ्यक्रम जो होगा वह हिंदी विषय के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ होगा, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आपके पाठ्यक्रम में चौथे पाठ के रूप में भारतीय संस्कृति रखा गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो आज पहले आप लेखक अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी में और जन्म स्थान इनका जिला छपरा, जो वर्तमान समय में सीवान हो गया है, अर्थात बिहार का छपरा जिला जो वर्तमान समय में वह सीवान जिला के अंतर्गत आता है और इनका गांव का नाम जीरादेई है। पहले छपरा जिला में एक ही जिला था। जब राजेंद्र प्रसाद जी पैदा हुए थे तो उस समय इनका घर जीरादेई छपरा और अब उनका घर जो है वह छपरा में 3 जिला बना, एक छपरा, एक गोपालगंज और एक सीवान। तो इसी सीवान जिले के जो छपरा नामक जो छपरा का जिला सीवान बिहार में है और गांव का नाम जीरादेई है। इनके पिताजी का नाम महादेव प्रसाद और महादेव सहाय और इनके माताजी का नाम श्रीमती कमलेश्वरी देवी। राजेंद्र प्रसाद जी का जो शिक्षा है वह MA LLB इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से, अर्थात कलकत्ता में ही रहकर कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। काफी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के थे। परीक्षा के समय इन्होंने सदैव प्रथम श्रेणी ही प्राप्त किया और कभी कभी तो ये इतने मेधावी छात्र थे कि इन्हें परीक्षा में अंक देने वाले परीक्षक भी इनकी प्रतिभा की सराहना करते थे। फिर इन्होंने गांधी जी आदि के संपर्क में आकर के और कुछ राजनीति से संबंधित भी इनके जीवन का जो इतिहास है वह राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा और इन्होंने अपनी लेखनी से विभिन्न प्रकार की रचनाएं में, इनकी प्रमुख कृतियों में शिक्षा और संस्कृति, आत्मकथा, बापू के कदमों में, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, चंपारण में गांधी जी, चंपारण में महात्मा गांधी आदि इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। इन्हीं गद्य रचनाओं में से एक आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है जिसका नाम है भारतीय संस्कृति। इस पाठ में भारत की संस्कृति के विषय में स्वयं जब पूरी तरह से भारत के एक छोर से दूसरे छोर पर अपने देश स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जब राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ प्रसिद्धि प्राप्त किए, स्थान प्राप्त किए, राष्ट्रपति बने, तो पूरे भारत का भ्रमण करने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ और उन्हीं अवसर के कारण इन्होंने संपूर्ण भारत के संस्कृति को देखा, जिसे इस पाठ में भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताओं के विषय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आप लोगों के सामने लिख रहे हैं। बाद में यह भारत रत्न से इन्हें पूरी तरह सम्मानित किया गया, अर्थात यह प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें जैसा इनका नाम रहा उसी के अनुरूप इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली और देशभक्त तथा राष्ट्रभक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आइए इनके
पाठ अर्थात भारतीय संस्कृति से संबंधित कुछ चर्चाएं की जाए। अपने पाठ्यक्रम में आप देखेंगे पाठ के रूप में भारतीय संस्कृति है, जिसमें कुछ पहला जो इनका अन्वित है कि कोई देखें कि कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है। अर्थात इसे स्वयं लेखक अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब अपने देश के चारों तरफ भ्रमण करने के बाद अर्थात भारत का चारों तरफ से भ्रमण करने के बाद उन्होंने जब इसकी विभिन्नता को देखा तो उन्होंने अपने इस रचना में लिखा कि कोई विदेशी, मैं तो अपने देश भारत के विषय में जो कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई विदेशी भारत में आया और इसका भ्रमण किया तो जो भारत से बिल्कुल अपरिचित होगा अर्थात कभी भारत के विषय में नहीं जानता होगा, नहीं देखा होगा, वह इसको जब एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करेगा अर्थात यात्रा करेगा तो उसे निश्चित रूप से इतनी विभिन्नताएं दिखाई देगी कि जिन विभिन्नताओं के आधार पर वह यह कह उठेगा कि भारत एक देश नहीं है बल्कि वह कई देशों का समूह है। यह विभिन्नता हमारे देश में चारों तरफ छाई हुई है और जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं। कई बातों में विभिन्नता और कई तरह की विभिन्नताएं जो प्राकृतिक रूप से लेकर के और उन प्राकृतिक रूप का प्रभाव जो हमारे भौतिक रूप में दिखाई देता है, यह सभी जगह निश्चित रूप से उसके आंखों के सामने आ जाएगी। जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं, बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती है अर्थात एक पूरे महाद्वीप अर्थात कई देशों का समूह जो चारों तरफ से जल से घिरा होगा उसको महाद्वीप कहा गया और उस महाद्वीप में विभिन्नताएं आना स्वाभाविक है। किंतु भारत तो एक छोटा सा देश और इस देश में ही चारों तरफ से एक महाद्वीप के बराबर विभिन्नताएं दिखाई देती हैं जो राजेंद्र प्रसाद जी अपने आंखों से देख करके इसको बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ आप देखेंगे अपने भारतवर्ष के भौतिक प्राकृतिक स्थिति को, जिसमें उत्तर के तरफ हिमालय पर्वत है तो दक्षिण के तरफ गहरी समुद्र जिसे हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है, यहीं पूरब और पश्चिम में दोनों तरफ में काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जिस बात को यहाँ लेखक रख रहे हैं कि हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी अर्थात उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत जो सदैव बर्फ से ढकी हुई दिखाई देती हैं, तो दूसरे तरफ दक्षिण के तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतल मैदान अर्थात जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं यह गंगा यमुना आदि नदियों के द्वारा निर्मित यह मैदानी भाग है जो पूरी तरह से समतल है, कृषि योग्य है। और वहीं जब फिर आगे जाएंगे तो विंध्य पर्वत अर्थात विंध्याचल पर्वत, अरावली की श्रेणियाँ, सतपुड़ा पहाड़, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियाँ के बीच समतल हिस्से रंग बिरंग देखने को आएंगे अर्थात ज्यों ज्यों एक तरफ आप गए तो हिमालय पर्वत जो बर्फ के जिनकी चोटियाँ बर्फ से सदैव ढकी रहती हैं, तो वहीं ज्यों ज्यों हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो उसमें विभिन्नताएं देखने को ही मिलेंगी। इतना ही नहीं, उनके साथ साथ रंग बिरंगे देखने को मिलेंगे। पश्चिम में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती। जो हिमालय पर्वत अर्थात जहाँ सदैव गर्म कपड़े पहने जाते हैं, सदैव आग के समीप रहना पड़ता है, वहीं दूसरे तरफ अर्थात उसकी विपरीत दिशा में देखा जाए तो कभी कपड़ा पहनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। समतल मैदानों में सदैव गर्मी और लू चला करती है। एक तरफ जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ ढका है तो दूसरे तरफ केवल लू ही लू चलता है। इस प्रकार से यह कितनी विपरीत परिस्थितियां पाई जाती हैं। कन्याकुमारी का वो सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है न कभी गर्मी होती है। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी
तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेंगी। अर्थात जब आप पूरब की तरफ जाएंगे तो वह निश्चित रूप से जो पहाड़ी है अर्थात गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, जहाँ एक आप जानते होंगे कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान अपने भारत में पाया जाता है, जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के बीच में अर्थात मेघालय स्थित है, जहाँ मासिमराम जो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो वहीं हमारे ही देश में जब हम पश्चिम के तरफ जाते हैं तो एक राजस्थान का भाग है जैसलमेर, जहाँ कई वर्षों तक एक बूंद आकाश से नहीं टपकता है। एक तरफ केवल समतल मैदान हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं, तो दूसरे तरफ केवल जैसलमेर की तरफ केवल बालू ही बालू दिखाई देता है और केवल बबूल की झाड़ियाँ दिखाई देती हैं। जबकि वही पूरब की तरफ हम देखते हैं तो हमारे लिए वह असम प्रदेश की ऊंची ऊंची हरी भरी वनों से ढका हुआ वह नदियाँ और उन नदियों के स्थान पर बना हुआ वह जो सुंदर वन पाया जाता है। इस प्रकार से हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण या चारों तरफ का अगर दर्शन करें तो हमारा भारत चार तरह का दिखाई देगा, अर्थात इसमें प्राकृतिक रूप से विभिन्नताएं दिखाई ही देती हैं। कहीं जिसमें कभी सर्दी कभी 100 इंच 300 इंच वर्षा मिलेगी, तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी, जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। ऐसा कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता है। यह भी एक विचित्रता है कि जब हमारी प्राकृतिक जो निर्माण है उसके साथ साथ प्रकृति से उपजने वाली प्राकृतिक वस्तुएं भी उन जलवायु और मौसम के अनुकूल पैदा होती हैं। अर्थात एक तरफ हमारे देश में कोई ऐसा अन्न नहीं है, अर्थात एक तरफ ज्वार बाजरा पाया जाता है तो दूसरे तरफ धान की खेती हो जाती है, एक तरफ नारियल की अर्थात दक्षिण की तरफ नारियल की खेती होती है तो उत्तर की तरफ सेब की खेती होती है। बीच में समतल मैदानों में हर प्रकार की फसल पाई जाती है। इसका सीधा सा प्रभाव विभिन्नता के में दिखाई देता है, अर्थात हर तरह का जो विभिन्नता है वह दिखाई देता है। कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सकता, कोई ऐसी खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता। अर्थात हमारी प्राकृतिक जो संपदा है वह भी हमारे भारतीय भूगर्भों से निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जो यहाँ के भूगर्भ में पाया जाता है। और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो तो आब हवा का असर इंसान के रहन सहन पर निश्चित रूप से पड़ता है, अर्थात जहाँ का जैसा जलवायु होता है वैसा ही वहाँ के निवास करने वाले निवासियों पर पड़ता है, उसके खान पान रहन सहन वेशभूषा आदि, यहाँ तक कि मस्तिष्क पर भी पड़ता है। यह सब कुछ इसका जीता जागता सबूत हमारे भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग जो देते हैं कि हम एक ही देश भारत के रहने वाले हैं, हम भारतीय हैं, किंतु वेशभूषा और रहन सहन खान पान प्राकृतिक वस्तुओं से हम अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। इस तरह मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं, अर्थात जिधर जिस तरह का देश, जिस तरह का क्षेत्र, जिस तरह का वेशभूषा, उसी तरह की कई भाषाएं भी प्रचलित हैं। और बोलियों की अर्थात प्रत्येक भाषा की एक बोली होती है जो क्षेत्रीय बोली कहलाती है। तो यहाँ भारत में तो बोलियों की भरमार है जिनकी गिनती नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए लेखक यहाँ कहते हैं कि इसे कहावत हमारे देश के लिए ही अर्थात भारत देश की विभिन्नताओं पर यह कहा गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वानी, अर्थात प्रत्येक 5 कोस अर्थात एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो प्रत्येक कोस पर अर्थात प्रत्येक 3 किलोमीटर पर यहाँ पानी का स्वाद बदल जाता है। तो प्रत्येक 4 कोस पर अर्थात 12 किलोमीटर पर यहाँ की वाणी अर्थात बोली में परिवर्तन हो जाता है। आप देखे होंगे, आपसे पश्चिम जाइए तो दूसरे तरह की बोली, पूरब जाइए दूसरे तरह की बोली, और अगर दक्षिण जाएंगे तो दूसरे तरह की बोली। इतना ही नहीं, आप वेशभूषा पर भी प्रभाव इसका पड़ता है, बोलचाल पर प्रभाव पड़ता है, रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है। और यही सब हमारी भारतीय संस्कृति कहलाती है कि विभिन्नता में भी यहाँ एकता दिखाई देती है। आज बस आप इतना ही इस एक अन्वित का जो व्याख्या बताया गया था, भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषता बताई गई, इसकी कुछ पृष्ठभूमि जो आप लोगों के सामने रखी गई, वह निश्चित रूप से
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित इस निबंध के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा गया। शेष अगले वीडियो में भेजा जाएगा। आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।